नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं करियर फाउंडेशन परिवार में। और आज की सेशन रिकॉर्डिंग वे में इसीलिए आप सभी को मिल रही है क्योंकि साथियों आज की सेशन आपका इंटरनेट के कारण नहीं ऑनलाइन हो पाया, लाइव नहीं हो पाया। कोई नहीं, फिर भी चूंकि आपने देखा बीपीएससी में कि करंट अफेयर का क्या रोल रहा है। लगभग 30 क्वेश्चन आपका पूछा गया था बीपीएससी में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कि बिना करंट अफेयर के सिलेक्शन में कितना बड़ा रुकावट आ सकता है ना। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं साथियों कि करंट अफेयर को आप लोग इजी वे में ना लें, इसको एकदम सीरियस वे में लें। 30 क्वेश्चन बहुत बड़ा योगदान होता है सफलता के लिए। और वैसे तो हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और जो लोग एग्जाम दिए खुद कमेंट बॉक्स में भी बताएं। कई लोग कमेंट भी किए, पर्सनली भी किए कि सर आपने जो पढ़ाया था वो बहुत सारे क्वेश्चन आए। करंट अफेयर के साथ साथ मैंने जीएस के बहुत सारी चीज़ों को रिवीजन कराया था, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो ओवरऑल जो मैंने आप सभी को बोला था कि आप लोग बस भरोसा रखिए और पढ़ते चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भिड़वा देंगे, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पेपर में दिखा देंगे साथियों। वो आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप देखिएगा, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि हमने कौन कौन क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। चाहे हिस्ट्री से संबंधित हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, चाहे पॉलिटी से हो, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उससे भी आप खुश हो जाएंगे। एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है करंट अफेयर में, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होने से क्या होता है, कई बार हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हुए थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है। खैर, अधिकतम हम अपनी सफलता को निर्धारित करते हैं मेजॉरिटी के आधार पर। तो डेफिनेटली साथियों मुझे खुशी है कि हमने जो पढ़ाया बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले उस क्वेश्चन से, और बहुत सारे साथियों ने बीपीएससी एग्जाम दिया है। उम्मीद यही करते हैं उनकी सफलता सुनिश्चित हो, है ना, वो प्री क्वालिफाई करें। और मेंस के लिए तो आप सभी के लिए आंसर राइटिंग करवा ही रहे हैं। धीरे धीरे आंसर राइटिंग में टॉपिक भी शामिल कर देंगे और उसे भी कवर कराएंगे हम लोग, है ना। तो आज की सेशन रिकॉर्डिंग फॉर्म में आप सभी को मिल रहा है और आप लोग देख लीजिएगा बेहतर तरीके से। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की सेशन को, और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारी क्वेश्चनों को एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करते हैं, है ना। बाकी हमारी टीम के द्वारा कल वीडियो अपलोड कर दिया गया है बीपीएससी के जो भी क्वेश्चन का आंसर की जो होगा ऑथेंटिक आंसर की, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया गया, एक सेशन लिया गया था जिसमें सभी शिक्षकों ने, हालांकि मैं उसमें हाजिर नहीं हो पाया था, कुछ कारणवश कहीं मैं बिजी था। तो करंट अफेयर के सेशन यहाँ पर एक और टीचर एसके सर जो थे उन्होंने लिया। कोई नहीं साथियों, बाकी हम यही कहेंगे बार बार कि बोलने से कुछ नहीं होता है, चीजें दिखनी चाहिए, है ना, दिखनी चाहिए। और जिन साथियों ने एग्जाम दिया उन साथियों को दिखा ये चीज, है ना, कि जो बोलते हैं वो चीज हकीकत भी होता है। चलिए, तो जो भी साथी एलडीसी, जेपीएससी, पीटी, पीजीटी, टीजीटी, सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल नागपुरी, खोरठा, एक्साइज सब इंस्पेक्टर झारखंड, और बीपीएससी, बीएसएससी मतलब बिहार एसएससी, सीजीएल, सेंट्रल एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, सेना से संबंधित सारे एग्जाम की तैयारी अब हमारी टीम ने आप सभी के लिए लॉन्च की है। तैयारी करवाने की बहुत कम फी में आप लोग ज्वाइन करके हमारे साथ मिल करके आप तैयारी कर सकते हैं घर बैठे, बहुत बेहतरीन टीम के साथ, है ना साथियों। चलिए आज की सेशन को हम लोग आगाज करते हैं और सारी क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए साथियों हम लोग आज की सेशन को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस राज्य में विदेशी पर्यटकों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है ना। आपको पता होगा हाल ही में 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया गया, और इस पर्यटन दिवस मनाने के अवसर में साथियों हमारे पर्यटन मंत्रालय ने कई पुरस्कारों की घोषणा भी की है। उसमें से आपको पता होगा मध्य प्रदेश को 8 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। सबसे बेस्ट कह सकते हैं डेस्टिनेशन, मतलब पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर, सबसे बेस्ट राज्य का जो पुरस्कार दिया गया वो उत्तराखंड को दिया गया। लेकिन क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में दर्ज की गई, मतलब सबसे ज्यादा पर्यटक किस राज्य में घूमने गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसे, महाराष्ट्र जो हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पर्यटकों की संख्या देखी गई, सबसे ज्यादा कब, 2021
2021 में, है ना, 2021 में। तो 2021 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पर्यटकों की संख्या दर्ज की गई है। दूसरा स्थान पर भी आप लोग याद रख लीजिएगा, और दूसरा स्थान जो है ये आपका है तमिलनाडु, है ना, दूसरा स्थान है तमिलनाडु साथियों, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी पर्यटक हैं तो पर्यटन क्षेत्र ही जाएंगे, तो सबसे ज्यादा पसंदीदा स्थल के रूप में जो देखा गया घरेलू पर्यटकों का वो आपका है ताजमहल, है ना, ताजमहल। तो मुमताज बेगम जी के याद में बनाया गया ताजमहल जो आगरा में मिल जाएगा यमुना नदी के तट पर, सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर, है ना। और वैसे भी सोना बाबू धनिया पुदीना के साथ तो यही सब जगह में घूमने में मजा आता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पर ये भी यदि आप लोग याद कर सके, कई बार क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है जो उम्मीद नहीं रहती वो भी पूछ दिया जाता है। मतलब करंट अफेयर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जहां तक लोगों का ध्यान नहीं जाता है ना, वैसे क्वेश्चन। जैसे एक नया ट्रेंड आया है कि पहले दिनांक नहीं पूछे जाते थे, अब दिनांक भी पूछ दिए जाते हैं कि फलाना योजना कब लॉन्च की गई, किस तारीख को लॉन्च की गई। ये योजना का उद्देश्य तो पूछा जाता था, लेकिन किस तारीख को लॉन्च की गई इस ये क्वेश्चन का ट्रेंड नहीं रहा था, लेकिन अब ये भी ट्रेंड हो गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की जिसमें खुलासा हुआ कि 2021 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने क्रमशः महाराष्ट्र में लगभग 1.26 मिलियन और 1.23 मिलियन, तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर यह रिपोर्ट जो जारी किए हैं हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं इनके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में मैंने बताया बेस्ट पर्यटन डेस्टिनेशन का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, तो उत्तराखंड को दिया गया। किसे दिया गया, उत्तराखंड राज्य को दिया गया। कृषि अवसंरचना कोष योजना के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार किस राज्य को मिला साथियों, तो मध्य प्रदेश को मिला, है ना, मध्य प्रदेश को मिला। ये सारी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग याद करते चलिएगा। और एमएसएमई के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार जो मिला, एमएसएमई क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ओडिशा गवर्नमेंट को। किसे, ओडिशा गवर्नमेंट को, है ना, तो याद रखिएगा ओडिशा सरकार। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वैश्विक संगठन ने किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया है ना, यूनेस्को के द्वारा यह घोषणा की गई थी। संस्कृति का के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान जो घोषित किया गया किस राज्य को, तो पश्चिम बंगाल को। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में आपको छपने डायरेक्ट रूप में दिखेगा। और वैसे कि जैसे कि मैं बात भी करता हूं, कुछ क्वेश्चनों को मैं बोला था कि डायरेक्ट आपको छपने को मिलेगा, वो क्वेश्चन भी आया था। तो उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसे आप सोच ही सकते हैं और समझ सकते हैं विशेषकर कि इस क्वेश्चन का महत्व ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कुछ अलग हुआ है ना, कुछ अलग हुआ है। तो पश्चिम बंगाल जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित हुआ है यूनेस्को के द्वारा। और ट्रांसजेंडर को आरक्षण देने वाला पहला राज्य, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा कर्नाटक, है ना। और हाल ही में कर्नाटक में पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें कर्नाटक में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण भी दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किसे नेस्कॉम द्वारा स्थापित एक प्रमुख उद्योग संगठन डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए हैं। हमारे जो भी डेटा हैं वो सुरक्षा का जिम्मेदारी, एक तरह से कह सकते हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे मंत्रालय के बाद यदि सबसे बेहतर कोई एजेंसी है उसका नाम है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। तो इसके जो नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, ये आपका क्वेश्चन है किसे बनाया गया है, तो साथियों याद रखिएगा विनायक गोडसे, है ना। ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसे, विनायक गोडसे, है ना, विनायक गोडसे। विनायक गोडसे को ही आपका डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। बाकी बात करें अगला क्वेश्चन, दिलीप तिर्की को हाल ही में दिलीप तिर्की को हाल ही में आपको पता होगा हॉकी इंडिया, है ना, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है, नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल कुट चौहान, और ये भी एकदम VVI क्वेश्चन है आने वाले एग्जामों के लिए साथियों। देश के दूसरे CDS, देश के
दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और एक नया नियम जो है उसे भी आप लोगों को याद रखना है कि 62 वर्ष से जिसकी उम्र कम है और जो 3 स्टार वाले अधिकारी होते हैं, है ना, 3 स्टार वाले जो रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, वो आपका सीडीएस पद के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अनिल चौहान जी को हाल ही में नया सीडीएस, देश के दूसरे सीडीएस बिपिन रावत के बाद इनको दूसरा नंबर के सीडीएस बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीएस त्रिमूर्ति फिलहाल, और इनके बाद जो नए जो अस्थायी प्रतिनिधि जो होंगे भारत के, उनका नाम है रुचिरा कंबोज, है ना। तो याद रखिएगा, रुचिरा कंबोज जो होगी ये भारत की अस्थायी प्रतिनिधि होगी संयुक्त राष्ट्र संघ में। अगला है देश के नए सीडीएस, मैंने बात किया अनिल चौहान, ये तो एकदम याद कर लेना है और बहुत बार रिवीजन करवाएंगे इसको ताकि एकदम दिमाग में आपके सेव हो जाए। इसके बाद आईएमएफ के नए अर्थशास्त्री जो है वर्तमान में यदि बात किया जाए तो पियरे ओलिवर, है ना, पियरे ओलिवर। और एक भारतीय मूल की अर्थशास्त्री थी गीता गोपीनाथ, जिसे आईएमएफ के दीवारों में उकेरा गया है और हाल ही में ये भी चर्चा में रही थी, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार जो है साथियों, ये हैं रंजीत सिंह दिसाले। कौन है? रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले जो है ये विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार हैं और विश्व बैंक के प्रमुख जो है डेविड मलपास है, ये आप सभी जानते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को भी आप लोग याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 माह यानी दिसंबर 2022 तक, है ना, दिसंबर 2022 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कल्याण अन्न योजना, है ना, अन्न योजना। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस योजना का नाम ही में यन लिखा है और यन मतलब होता है भोजन। तब भोजन विशेषकर राशन के माध्यम से, राशन कार्ड से माध्यम से जो हमें मिलती है वही भोजन की बात यहाँ पर इस योजना में किया गया है। हुआ ये साथियों, कोविड-19 में सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से 5 केजी प्रत्येक परिवार के सदस्य को 5 केजी चावल, 5 केजी कह सकते हैं अनाज मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया था, है ना। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। और ये योजना जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, जो पूछा जाता है नए ट्रेंड के अनुसार कि योजना कब लॉन्च की गई थी, तो याद रखिएगा अप्रैल 2020 में, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अप्रैल 2020 में से लॉन्च किया गया था, है ना, अप्रैल 2020 में। और बढ़ा दिया गया है दिसंबर 2022 तक। कब तक बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2022 तक इसे बढ़ा दिया गया है ना। चलिए सारी चीजें को आप लोग याद करते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज अभियान को कब तक बढ़ा दिया गया है? मैंने बात किया था कि 2018 के बजट में, वित्तीय वर्ष में एक ग्राम स्वराज अभियान की संकल्पना आई। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गांवों के विकास से संबंधित ये अभियान था और इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है ना, 2026 तक इसे बढ़ा दिया गया है साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, है ना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना दोनों को याद रखिएगा 2024 तक बढ़ा दिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कहने का मतलब हो गया केंद्र शासित प्रदेश, और राज्यों को मिला करके 36वां राज्य जो है वो आपका है असम। असम जो है 36वां राज्य है जहां पर वन नेशन वन राशन कार्ड को अंतिम रूप से लागू किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य। साथियों पहला राज्य इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक, है ना। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा गया कि बाल वाटिका से लेकर के पाठ्यक्रम के आधार पर आधारित जो भी वहां पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जैसे आपको पता होगा 5+3+3+4 ये फॉर्मूला है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। तो इस फॉर्मूला के आधार पर जो पाठ्यक्रम तय किए गए हैं और साथ ही साथ आपका जो सिलेबस तय किया गया है उसके आधार पर बाल वाटिका से लेकर के माध्यमिक स्तर तक जो पहला राज्य है जो शिक्षा नीति को लागू करने वाला है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा उसका उत्तराखंड, है ना।
तो बाल वाटिका से लेकर के माध्यमिक शिक्षा तक, कह सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षा तक, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो है उत्तराखंड। और ऐसी सिंपल वे में पूछा जाए कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो था वो था कर्नाटक, है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। बाकी आपको पता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है कस्तूरी रंगन समिति, है ना, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश के ही आधार पर ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया है ना। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी वासरीज से रेलवे साइडिंग तक कोयले के परिवहन के दौरान परिवहन प्रदूषण को कम करने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कन्वेयर बेल्ट, है ना, कन्वेयर बेल्ट लगाने का पहल किया है। साथियों आप लोग मेट्रो यदि जर्नी किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि आपकी जो सामान है, या फिर रेलवे स्टेशन ही क्यों ना गए होंगे, तो आपकी सामान क्या होता है, उसका जांच होता है ना। और उसके लिए एक बेल्ट लगाया गया होता है, एक मशीन, जहां पर आप सामान रख देते हैं और आसानी से उस मशीन के माध्यम से सामान एक किसी बॉक्स में घुसते हुए बाहर निकल जाता है। तो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह जो मशीन होती है ना, उसी प्रकार का कोयला के परिवहन के लिए एक बेल्ट बनाई जाती है ना। इस प्रकार से कह सकते हैं, इस प्रकार से बेल्ट होती है और यहाँ पर कोयला इस प्रकार से खुद ब खुद, वहां पर ऐसा सिस्टम होता है कि खुद ब खुद कोयला मूव करते हुए जहां इसको भेजना है वहां तक जाता है ना। तो कोयले के परिवहन के लिए ये आपका कन्वेयर बेल्ट का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार का सबसे बड़ा कन्वेयर बेल्ट, है ना, बनाने वाली जो कंपनी है साथियों, उसका नाम याद रखना है आप लोग, कोल इंडिया लिमिटेड, है ना। कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये आपका CIL इसको बोलते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, जो आपका एक महारत्न कंपनी भी है। तो कोल इंडिया लिमिटेड याद रखिएगा, कन्वेयर बेल्ट, भारत की सबसे बड़ी कन्वेयर बेल्ट लगाने वाली कंपनी बनी है कोल इंडिया लिमिटेड, है ना। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में जान लीजिए, आप लोग जान गए। तो कोल इंडिया मुख्य रूप से कोयला का उत्पादन के लिए जानी जाती है ना, कोयला का उत्पादन। अगला है भारत का नया महारत्न कंपनी कौन है साथियों, तो आप लोग जानते हैं REC, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। रूरल मतलब हो गया ग्रामीण, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब हो गया विद्युतीकरण, और कॉरपोरेशन मतलब हो गया निगम, है ना। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है ये आपका साथियों 12वां महारत्न कंपनी बनी है। और यदि पहला पूछ दिया जाए प्रथम महारत्न कंपनी जो है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है भेल, है ना। भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है पहली महारत्न कंपनी, कुल 12, और 12वां जो बना है वो आपका है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, इसे याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे एकदम याद ही रखना है ना, एकदम याद रखना है। और यदि आपको पता होगा कि महारत्न कंपनियों की दर्जा किस लिए दिया जाता, किस प्रकार दिया जाता है, तो मैंने कई बार रिवीजन कराया है कि उनकी औसत लाभ जो होनी चाहिए 5000 करोड़ होनी चाहिए। इसके अलावा उनका 3 साल का टर्नओवर जो है वो आपका 25,000 करोड़ का होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो मुख्य मुद्दा था वो था औसत पूंजी, है ना, औसत पूंजी, या फिर कह सकते हैं हाँ, औसत पूंजी पिछले 3 वर्षों में कम से कम 15,000 करोड़ होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड होना चाहिए, नवरत्न कंपनी होना चाहिए, है ना। तो ये 5 मापदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है ना। सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र का पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है साथियों, यही है जिस कंपनी के बारे हम लोग बात कर रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, है ना। कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि भारत में बिजली की आपूर्ति ठप पड़ गई थी बरसात के मौसम में। कोयला का परिवहन बेहतर तरीके से नहीं होने के कारण बिजली की जो कह सकते हैं पावर प्लांट है, वहाँ कोयला की कमी की वजह से बिजली उत्पादन नहीं हो पा रही थी। इस कंपनी ने साथियों ताबड़तोड़ कोयला का परिवहन करके और यहाँ पर पहुँचाने का काम किया और बिजली की व्यवस्था को फिर से एक बेहतर पटरी पर लाने का काम किया। इसीलिए इनको
सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद कंपनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, CIL को। इस्पात राजभाषा का पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया? तो इस्पात राजभाषा का पुरस्कार जो दिया गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को दिया गया है ना, तो याद करिएगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड है ना। और इनको इसलिए दिया गया ये पुरस्कार, हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं 22 भाषा, उस भाषा के विस्तार के लिए, उस भाषा के प्रसार के लिए, उस भाषा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया, इसलिए इस्पात राजभाषा का पुरस्कार दिया गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को, है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला के भंडार में नंबर 1 राज्य कौन है ना। तो याद रखिएगा, कोयला के भंडार में नंबर 1 राज्य जो है वो है झारखंड, है ना, झारखंड। लेकिन यदि पूछा जाए उत्पादन के दृष्टि से, है ना, उत्पादन से दृष्टि से यदि पूछा जाए, उत्पादन के दृष्टि से यदि पूछा जाए साथियों, तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़। बाकी विश्व में यदि बात किया जाए, विश्व में भारत की स्थिति जो है वो 5वां स्थान है ना, 5वां स्थान है विश्व में भारत की स्थिति कोयला के मामले में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा भंडार जो है झारखंड में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की कोयला पाया जाता है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला पाया जाता है साथियों, उसे बोलते हैं बिटुमिनस, है ना। बिटुमिनस जो है दूसरे सर्वोच्च कोटि का कोयला माना जाता है, मतलब कोयले के गुणवत्ता के आधार पर ये दूसरे नंबर पर आता है एंथ्रेसाइट के बाद। तो बिटुमिनस प्रकार की कोयला भारत में सबसे ज्यादा मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में फोरसाइट ग्रुप द्वारा स्थापित किस राज्य में देश का पहला CNG टर्मिनल प्लांट का शिलान्यास किया गया है? तो CNG प्लांट जो होता है इसको बोलते हैं कॉम्प्रेहेंसिव नेचुरल गैस, है ना। कॉम्प्रेसिव नेचुरल गैस जो होता है ये एक स्वच्छ गैस माना जाता है साथियों, और इसका सामान्यतः या फिर क्या मुख्य रूप से परिवहन के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। गाड़ी आप लोग देखते होंगे CNG लिखल रहता है, CNG कार, है ना, CNG ऑटो। तो CNG टर्मिनल जो होगा CNG परिवहन के लिए बनाया गया है। CNG टर्मिनल जो होगा उसका काम क्या होगा? तो उसका काम होगा CNG का परिवहन, है ना, परिवहन। और इस प्रकार का दुनिया में कहीं टर्मिनल इस प्रकार का नहीं बनाया गया है जहां से CNG का परिवहन हो। और इस प्रकार का पहला जो बनाया जा रहा है साथियों, ये गुजरात में बनाया जा रहा है, गुजरात में बनाया जा रहा है, गुजरात के भावनगर में बनाया जा रहा है। मोमेंटम ऑफ गुजरात में एक कंपनी है जिसका नाम है फोरसेट ग्रुप, है ना। जिस प्रकार से अडानी ग्रुप है उसी प्रकार से एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं फोरसाइट ग्रुप। तो याद रखिएगा, यही कंपनी इसे स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है, फोरसाइट ग्रुप, है ना। फोरसाइट ग्रुप जो है साथियों, इन्होंने गुजरात सरकार के साथ समझौता किया है और यही कंपनी यहाँ पर दुनिया का पहला CNG टर्मिनल स्थापित करने का घोषणा किया है गुजरात के भावनगर में। कहां पर? गुजरात के भावनगर में। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। और इसका उद्घाटन जो किए, शिलान्यास जो किए, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। देश का पहला बायो एथेनॉल संयंत्र जो हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? बिहार, है ना। या फिर पूछा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि देश में पहला संयंत्र जहां मोटे अनाज से इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा वो भी हो जाएगा क्या? बिहार हो जाएगा। और बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बक्सर, है ना। बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बक्सर। तो ये भी याद कर लीजिएगा, बक्सर। बक्सर की लड़ाई तो आप लोग जानते होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, देश का पहला LNG प्लांट, है ना। LNG प्लांट साथियों, हाल ही में आपको पता होगा LNG प्लांट देश का जो पहला वो आपका कहाँ स्थापित किया गया? तो नागपुर में, है ना। नागपुर कहाँ मिल जाएगा? महाराष्ट्र में। तो नागपुर में याद रखिएगा देश का पहला LNG प्लांट। अगला है साथियों देश का पहला हाइब्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र, है ना। अदानी ग्रुप के द्वारा इसका स्थापित किया जा रहा है, अदानी ग्रुप के द्वारा। और कहाँ पर? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में, है ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में अदानी ग्रुप के द्वारा
देश का पहला हाइब्रिड सौर ऊर्जा हाइब्रिड संयंत्र कह सकते हैं, जिसमें पवन ऊर्जा के साथ साथ सौर ऊर्जा दोनों ऊर्जा से बिजली का उत्पादन यहाँ पर होगा इस संयंत्र में। 2G इथेनॉल प्लांट की हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किए और ये कहाँ मिल जाएगा, पानीपत में मिल जाएगा, है ना। पानीपत हरियाणा, पानीपत की लड़ाई आप लोग जानते हैं, तो पानीपत हरियाणा में मिल जाएगा आपका 2G इथेनॉल प्लांट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रोवर ने मंगल ग्रह में बाढ़ के साक्ष्य प्राप्त किया है ना। 2021 का दौर रहा साथियों, कई देशों ने मंगल ग्रह को छूने की कोशिश की और एक नया देश हम लोग देखे, होप मिशन के तहत संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह को भी उन्होंने छू लिया और इस प्रकार से वो 5वां देश बना विश्व का जिन्होंने मंगल ग्रह। बाकी भारत ने अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत सबसे पहले एक ही बार में सफलता हासिल की थी 2013 में, आपको याद होगा, PSLV C-25 के माध्यम से। तो मंगल ग्रह में बाढ़ के साक्ष्य, है ना, बाढ़ के साक्ष्य मतलब कि मंगल ग्रह में कभी बाढ़ आया हुआ होगा, है ना। और वैसे भी हम लोग जानते हैं मंगल ग्रह में कुछ पृथ्वी के गुण पाए जाते हैं और इसीलिए वैज्ञानिकों का यहाँ पर निरंतर खोज अभियान चल रहा है कि शायद कोई सुराग जग जाए और ऐसा पॉसिबल हो जाए या फिर ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा लगने लगे कि नहीं यहाँ पर भी जीवन संभव है ना। तो पृथ्वी के अलावे वैज्ञानिकों का मानना है कहीं जीवन संभव है, वो है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह के लिए हर कोई, मतलब कह सकते हैं हर एक देश जो है वो निरंतर मंगल ग्रह पर नजर बनाए हुए है और मंगल ग्रह में तेजी से काम कर रहा है, मंगल ग्रह में जीवन की खोज के लिए। तो एक देश का रोवर है साथियों, इसका नाम था जुरोंग रोवर। क्या नाम था? जुरोंग रोवर। और जुरोंग रोवर जो है इसे लॉन्च किया गया या फिर इसे उतारा गया 2021 में और जिस मिशन के तहत उतारा गया उसका नाम था तियानवेन-1, है ना, तियानवेन-1। तियानवेन-1 जुरोंग रोवर जो है जिस देश का रोवर है साथियों उसका नाम है चाइना। क्या नाम है? चीन, है ना, जिसने हाल ही में बर्फीली इलाके में रहने वाला एक भेड़िया को भी इन्होंने क्लोनिंग के माध्यम से डेवलप किया, माया। आप लोग को पता होगा माया भेड़िया, वही देश के द्वारा 2021 में तियानवेन-1 नाम से एक मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से जुरोंग रोवर को उतारा गया और इस जुरोंग रोवर ने यहाँ पर बाढ़ के साक्ष्य बताए हैं। कहाँ पर? मंगल पर, है ना। कहाँ पर? मंगल पर। मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह भी बोला जाता है, आप सभी जानते हैं मंगल ग्रह। और लाल ग्रह इसलिए क्योंकि यहाँ लौ ऑक्साइड काफी ज्यादा है इसलिए ये लाल दिखता है, तो मंगल ग्रह लाल ग्रह भी बोला जाता है। और कई बार पूछ दिया जाता है फोबोस और डीमोस, है ना। फोबोस और डीमोस जो है साथियों, फोबोस और डीमोस ये आपका मंगल ग्रह के उपग्रह है, मंगल ग्रह के उपग्रह है फोबोस और डीमोस। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो याद रखिएगा तियानवेन-1 या फिर जुरोंग रोवर जो संबंधित है ये आपका चीन से संबंधित है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोवर ने अपने लैंडिंग स्थल यूटोपिया प्लेटिनिया मंगल के उत्तरी गोलार्ध में विशाल मैदान का अध्ययन किया, है ना। तो ये जो है, ये जो बाढ़ के साक्ष्य खोला गया है ये आपका जहां पर ये उतरा है उस क्षेत्र का नाम है, रोवर जहां पर काम कर रहा है उसका नाम है यूटोपिया प्लेटिनिया। तो मंगल के उत्तरी गोलार्ध में विशाल मैदानों का अध्ययन किया। ये रोवर का रडार इमेजर के पहले परिणाम है। रडार से रेडियो तरंग छोटे आकार और विद्युत आवेश का धारण करने की क्षमता को प्रकट करने के लिए भूमिगत सामग्री को उछाल देती है। प्रबल संकेत आमतौर पर बड़ी वस्तुओं को इंगित करती है ना। कुल मिलाकर के ये रोवर के बारे में बताया जा रहा है। जुरोंग रोवर जो है चीनी पौराणिक देवता अग्नि के नाम पर जुरोंग वर्ष 2021 में चीन तियानवेन अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाया जाने वाला चीन का पहला मार्स रोवर है ना। अगला हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं मंगल ग्रह की बात करते हैं। थोड़ा बहुत मंगल ग्रह से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो यह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित ग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है ना। जब तक प्लूटो था, प्लूटो छोटा ग्रह था, लेकिन बुध अब क्या है? सबसे छोटा ग्रह। अभी यदि पूछा जाए कि वर्तमान में सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह भी कौन है? बुध है। बुध के बाद शुक्र है और शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है। तो मंगल जो है साथियों ये चौथे स्थान पर स्थित है, ये आप सभी जानते हैं। सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह आकार में पृथ्वी के लगभग आधा है, पृथ्वी के लगभग
आधा है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के लगभग आधा है। शुक्र ग्रह की यदि बात किया जाए लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के समानता कक्षा और घूर्णन जो है पृथ्वी के ही समान इसका कक्षा और घूर्णन कह सकते हैं घूर्णन प्रक्रिया है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तथा अपने अक्ष पर 24.6 घंटे है ना लगभग देख रहे होंगे 24.6 घंटे में घूर्णन करता है, जो पृथ्वी के एक दिन 23 घंटे 24 घंटे 6 मिनट है ना 24 घंटे 6 मिनट यहाँ पर हो गया। और पृथ्वी जो है अपना घूर्णन प्रक्रिया एक घूर्णन प्रक्रिया जो कंप्लीट करती है वो 23 घंटे 9 मिनट की अवधि में पूरा करती है ना। तो लगभग समान ही है देख रहे होंगे। सूर्य की परिक्रमा करते समय मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री तक झुका रहता है और पृथ्वी कितना डिग्री 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। मंगल का यह अक्षीय झुकाव पृथ्वी के समान होता है जो कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है ना। 25 डिग्री या फिर 23.5 डिग्री में कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, लगभग दोनों का अक्षीय झुकाव और घूर्णन लगभग सेम ही है। पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी अलग अलग मौसम विद्यमान है, परंतु मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में मौसम की अवधि लंबी होती है ना। मौसम की अवधि मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होता है, शीत ऋतु होता है, वर्षा ऋतु होता है। तो ये जो अवधि है भारत में वो अवधि जिस प्रकार भारत में पृथ्वी में जो अवधि है उस प्रकार की अवधि वहां पर भी है, लेकिन लंबी होती है क्योंकि मंगल की सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण इसकी परिक्रमण काल अधिक होता है। मंगल ग्रह पर दिनों को सोल्स डे मतलब सोलर डे कहते हैं है ना। तो ये आप लोग को लिए फैक्ट है, सोल्स डे कहते हैं मंगल ग्रह में, दिनों को सोल्स डे कहते हैं। अन्य विशेषताओं की बात किया जाए तो मंगल लाल दिखने के कारण चट्टानों में लोहे का ऑक्सीजन या जंग लगना है और मंगल की धूल है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। इसमें सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मांस है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलंपस मांस यहीं पर मिल जाएगा, इसी ग्रह में मिल जाएगा, मंगल ग्रह में मिल जाएगा। अगला बात करते हैं, इसके दो छोटे चंद्रमा फोबोस और डीमोस हैं। विभिन्न मंगलयान मिशन एक्सो मार्स रोवर 2021 में ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक्सो मार्स रोवर याद रखिएगा 2021 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे छोड़ा है मंगलयान के लिए। तियानवेन जो है चीन का मंगलयान मिशन जिसे 2021 में लॉन्च किया गया। संयुक्त अरब अमीरात का होप है ना, होप आपको पता होगा, होप मार्स मिशन 2021 में आपका इसे भी लॉन्च किया गया। और भारत का मार्स ऑर्बिटर जो है मिशन ये आपका मंगलयान जिसे मैंने बात किया था 2013 में, और ये भी याद रखिएगा PSLV C25 है ना, PSLV C25 के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। मंगल 2 और मंगल 3 1971 सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण मंगल मिशन है। इंस्पिरेशन 4 मिशन जो है साथियों ये आपका स्पेस एक्स का मिशन है ना, स्पेस एक्स का मिशन है इंस्पिरेशन 4 मिशन, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसी के मिशन के तहत भारत का एक उपग्रह था, भारत का एक कंपनी का आपको पता होगा पिक्सेल है ना, पिक्सेल। तो पिक्सेल उपग्रह को किस कंपनी ने लॉन्च किया या फिर किस कंपनी के सहयोग से लॉन्च किया गया, तो यही स्पेस एक्स कंपनी। और उपग्रह का नाम क्या था, शकुंतला उपग्रह है ना, शकुंतला उपग्रह। तो पिक्सेल का उपग्रह था शकुंतला और शकुंतला को लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। ठीक है, और इंस्पिरेशन मिशन जो है 4 ये भी आपका स्पेस एक्स। और आप सभी जानते हैं 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर दुनिया में सबसे ज्यादा एक साथ उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम पर है, स्पेस एक्स के नाम पर। देश का पहला लिक्विड टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है साथियों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा उत्तराखंड में है ना। कहाँ पर, उत्तराखंड में देश का पहला लिक्विड टेलीस्कोप यहाँ पर स्थापित किया गया है। कलाम 100 है ना, कलाम 100 रॉकेट किस कंपनी के द्वारा ये आपका प्रक्षेपित किया गया था। हाल ही में मैंने बात किया था स्काई रूट एक कंपनी है और इसी के द्वारा आपका कलाम 100 नाम का रॉकेट का परीक्षण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। हर साल 29 दिसंबर का दिन वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है
हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, क्योंकि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग हृदय रोग से मर जाते हैं, है ना। हार्ट अटैक जो है इसके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। जैसे हाल ही में कई पॉपुलर स्टार की भी मौत हुई, जैसे पुनीत राजकुमार हो गए और भी कई लोग। तो साथियों, ये जो हार्ट अटैक है इससे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, हार्ट अटैक समस्या क्या है, सभी चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत होती है। और लोगों को विशेषकर दिवस वैसे भी मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए, है ना। जो भी दिवस होता है लोगों को जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है, और जो भी दिवस होता है उससे संबंधित जो भी क्षेत्र होते हैं उसके सम्मान के लिए, जैसे महिला दिवस तो महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति बेहतर एक सोच विकसित करने के लिए मनाया जाता है। उसी प्रकार से वर्ल्ड हार्ट डे जो है ये आपका मनाया जाता है। हृदय आघात कह सकते हैं, है ना, हार्ट अटैक जो है इसे कैसे बचा जाए इसके लिए मनाया जाता है, और 29 सितंबर को मनाया जाता है। 2022 में यदि बात किया जाए साथियों, विश्व हृदय दिवस की थीम जो है वो है आपका यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, है ना। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये आपका थीम है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। और हाल ही में एक वैज्ञानिकों ने, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने साथियों, तो आपको पता होगा कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने तो सुअर का एक हार्ट को बेनेट नाम के पेशेंट पर स्थापित किया था, और काफी चर्चा में था कि अब तो दिल चाहे कुछ भी हो जाए, अब दिल को दुखी कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि दिल का भी अब ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन बेचारा वो व्यक्ति बचा नहीं, मर गया। तो एक बार फिर से चीजें वही पहुंच चुकी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, है ना। लता मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। और लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये अलग पुरस्कार है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वो अलग पुरस्कार है ना। तो इंदौर में 2 साल बाद 2019, 2020 और 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। 2019 के लिए जो दिया गया है साथियों वो याद रखिएगा, सिंगर शैलेंद्र को दिया गया है। 2020 के लिए दिया गया है आनंद मिलिंद को, है ना। यदि बात किया जाए 2019 के लिए दिया गया है शैलेंद्र को दिया गया है, शैलेंद्र। और 2020 के लिए जो दिया गया है आनंद मिलिंद, है ना, आनंद मिलिंद। आप लोग जानते होंगे कंपोजर हैं ये आनंद मिलिंद। और एक और है 2021 में जो दिया गया है वो मेरा दिल भी कितना पागल है, वही कुमार सानू, है ना, कुमार सानू। आप लोग जानते होंगे कुमार सानू जी को, काफी बेहतर तरीके से प्यार करने वाले कपल के लिए बहुत बेहतर तरीके से इन्होंने गाना को सजाया और बहुत बेहतरीन धुन में गाया है। कुमार सानू अलका याग्निक की जोड़ी जो है वो कमाल लाजवाब की सिंगिंग के क्षेत्र में, है ना, सिंगिंग के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा 2021 में कुमार सानू को मिला, 2019 के लिए शैलेंद्र को, 2020 के लिए आनंद मिलिंद को मिला है। और लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार जो है साथियों ये आपका किसे मिला है, प्रधानमंत्री मोदी। और लता जी का आप सभी जानते हैं हाल ही में निधन हो गया। और लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है साथियों, कहाँ पर, तो ये उद्घाटन किया गया है यूपी के अयोध्या में, है ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है साथियों विश्व टीबी दिवस या फिर विश्व क्षय रोग दिवस, है ना, दोनों एक ही बात है। 24 मार्च को मनाया जाता है। और एक पोर्टल लॉन्च किया गया है साथियों जिसको एकदम याद रखना है, निश्चय 2.0 पोर्टल, है ना। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा 2025 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है टीबी को खत्म करना, है ना। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है और लंग्स को प्रभावित करता है। तो टीबी को खत्म करना, और इसके लिए नीचे 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किया गया हमारे राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। और उसी के कार्यक्रम के ही अंतर्गत नीचे 2.0 पोर्टल भी शुरुआत किया गया जिसका लक्ष्य था कंप्लीट टीबी को समाप्त करना 2025 तक। तो 24 मार्च को मनाया जाता है
विश्व टीबी दिवस, है ना, विश्व टीबी दिवस या फिर कहें विश्व क्षय रोग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस साथियों 4 फरवरी को मनाया जाता है ना। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस। और विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को, और ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था और मैंने इसका कई बार आप सभी को थीम भी बताया था, सभी जीवों के, है ना, सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, ये आपका थीम था, सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, ये आपका थीम था 2022 का। और मैंने कई बार रिवीजन कराया है ना, कई बार रिवीजन कराया है जैव विविधता दिवस के बारे में। पहली बार तो 22 मई, सभी जीवों के साझे भविष्य का निर्माण, ये आपका थीम था। और क्लोज द केयर गैप, है ना, कैंसर दिवस का थीम क्या था? क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, ये भी आप लोग को पता होगा। क्लोज द केयर गैप जो था साथियों, ये विश्व कैंसर अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस का थीम था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थी, है ना। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो याद रखिएगा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है 31 जनवरी 1992 को हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाता है। और इस महिला आयोग की सबसे पहली अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष जो बनी, उनका नाम था जयंती पटनायक, है ना, जयंती पटनायक। कहीं कहीं पर आपको जानकी पटनायक भी मिल जाएगा, तो जयंती पटनायक को कहीं कहीं जानकी पटनायक भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन सबसे बेहतर नाम है जयंती पटनायक। ये जो रहने वाली थी साथियों, ये आपका उड़ीसा की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? उड़ीसा की रहने वाली थी। और हाल ही में इनका 90 वर्ष में निधन हो गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी, प्रथम अध्यक्ष उड़ीसा की रहने वाली थी। इसके अलावा लोकसभा के सदस्य भी रह चुकी है। 31 जनवरी 1992 को हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया जाता है, और इसीलिए, है ना, और जो गठन किया गया था वो आपका किस लिए किया गया था? महिलाओं की अधिकारों की रक्षा करने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कटक एवं बरहमपुर लोकसभा सीट के पूर्व सांसद लोकसभा से, और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ की पत्नी है जयंती पटनायक, का बुधवार का रात को निधन हो गया, है ना। सोचिए कितने इन्होंने कह सकते कितने पद को सुशोभित किया है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण आपको जो याद रखना है और जिनके लिए इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है वो है राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में। उसके अलावा लोकसभा से इन्होंने कटक और बरहमपुर से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और सांसद भी बनी थी लोकसभा का। और राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की भी अध्यक्ष रह चुकी है, और इनका हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो आप लोग सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली महिला के रूप में नियुक्त हुई है ना। अंतरिक्ष स्टेशन जो है साथियों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाया गया है। अंतरिक्ष स्टेशन जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन होता है उस प्रकार से अंतरिक्ष स्टेशन है, और रेलवे स्टेशन के माध्यम से आप रुकते हैं, अपना घर जाते हैं, उसी प्रकार से अंतरिक्ष में रुकने का जो व्यवस्था है, या फिर अंतरिक्ष में हम गए घूमने के लिए तो कहीं घर द्वार होना चाहिए ना, तो ये स्टेशन अंतरिक्ष स्टेशन जो है ये घर है एक प्रकार से कह सकते हैं। 1998 में इसे स्थापित किया गया था, और यूएसए और रूस, है ना, यूएसए और रूस ने मिल करके इसे स्थापित किया था। तो यही 1998 में अंतरिक्ष स्टेशन जिसे स्थापित किया गया अंतरिक्ष में, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है ये रहने वाली है इटली की, है ना, इटली की रहने वाली है, और नाम याद रखिएगा सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। सामंथा क्रिस्टोफोरेटी जो है साथियों ये आपका इटली की रहने वाली है, अंतरिक्ष स्टेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो अध्यक्ष बनी है वो गैर अमेरिकी है, मतलब अभी तक जो अध्यक्ष बनता था वो अमेरिका के ही लोग बनते थे, लेकिन पहली बार ऐसी दफा हुआ है जब ये गैर अमेरिकी के रूप में नियुक्त हुई, और वो भी पहली महिला के रूप में भी नियुक्त हुई है। जियोजिडिया मलोरी जो है साथियों,
जियोर्जिया मेलोनी हाल ही में इटली की नया प्रधानमंत्री और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है साथियों, ये आप सभी जानते हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है वर्तमान में IMF के चेयरमैन है। और सियोमारा कास्त्रो आप सभी जानते हैं होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, होंडुरास की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, सामंथा क्रिस्टोफोरिटी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली महिला के रूप में नियुक्त किया गया। वो 28 सितंबर 2022 को अंतरिक्ष से एक लाइव समारोह के दौरान रूसी कॉस्मोट ओलेग आर्टेमोव से सफल हुई। सामंथा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की 5वीं और पहली महिला यूरोपीय कमांडर होगी, है ना। तो याद रखिएगा, ये 5वीं अध्यक्ष के रूप में भी बनी है और पहली महिला जो यूरोप से संबंधित है, तो पहली यूरोपीय महिला होगी जो आपका अंतरिक्ष स्टेशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुई है। अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें साथियों, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ा मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। यह एक बहुराष्ट्रीय सहयोगी परियोजना है जिसे नासा, जाक्सा, CSA, रोसकोस्मोस और ESA सहित 5 भाग लेने वाली अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल है। शुरुआत तो 2 एजेंसी किया गया है ना। शुरुआत 1998 में 2 एजेंसियों, रूस की और अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर के इसे स्थापित किया, लेकिन बाद में इसमें और भी देश शामिल हैं, जैसे कि जाक्सा मतलब जापान, CSA है ना कनाडा स्पेस एजेंसी, रोस्कोस का मतलब हो गया रूस वाला, है ना, और ESA का मतलब हो जाएगा इंग्लैंड वाला। तो इस प्रकार से पांच अंतरिक्ष एजेंसियां जो है इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में शामिल है ना। भारत याद रखिएगा, भारत इसमें शामिल नहीं है। गगनयान मिशन कब लॉन्च होगा साथियों, अभी तक जो जानकारी है उसके आधार पर यदि हम कह सकते हैं तो आपका 2023 में लॉन्च होगा। लेकिन इससे भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जिस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा उसे आपको याद रखना है, GSLV Mk3 है ना। GSLV Mk3 जो है साथियों, ये आपका इसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 कब लॉन्च होगा साथियों, तो 2013 में पहला लॉन्च हुआ, 2024 में दूसरा लॉन्च करने का डेट ये आपका निर्धारित किया है इसरो ने। और भारत का पहला सौर मिशन जो इसी वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है, जिसका नाम है आदित्य L1, है ना। आदित्य L1 जो है साथियों, ये आपका भारत का पहला सौर मिशन का नाम है आदित्य L1, है ना। चलिए, उगा हो वो आदित्य देवा, आप लोग छठ पर्व का गाना सुने होंगे, तो आदित्य बोला जाता है किसको, सूर्य को बोला जाता है, सूर्य देवता को आदित्य बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने की संभावना है। सबसे पहले यही पूछेगा कि 2022 में कितने नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, तो 68वां, है ना। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता की घोषणा नई दिल्ली में की गई। इस साल के फीचर फिल्म की श्रेणी में 305 फिल्मों का नामांकन मिला था। ये पुरस्कार साल 2020 के लिए दिए गए हैं। इस साल के फीचर फिल्म जूरी का नेतृत्व फिल्म निर्माता विपुल शाह ने किया, है ना। तो कह सकते हैं जूरी मेंबर जिसने निर्धारित किया किस फिल्म को बेहतर फिल्म माना जाए, किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाए, किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है, इसका नेतृत्व जो किया जूरी मेंबर का, उनका नाम याद रखिएगा विपुल शाह ने किया। पुरस्कारों की घोषणा जूरी सदस्य धर्म गुलाटी ने की। सुरराई पोट्रू के एक्टर सूर्या और अजय देवगन को फिल्म तानाजी द अनसॉन्ग वॉरियर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड संयुक्त रूप से मिला है। और यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड याद रखिएगा सूर्या और दूसरे हैं अजय देवगन, है ना। ताना द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म इन होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा फिल्म साइना के लिए मनोज मुंतशिर को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। ये याद रखिएगा, हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ही इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन जो हैं, जैसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड यदि आप लोग याद रख सकें तो बहुत बेहतर। सच्चिदानंद के अयप्पन कोशियम को दिया गया, है ना। सच्चिदानंद के यार, है ना, के यार याद रखिएगा, इनका नाम है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है अपर्णा बाला मुरली,
अपर्णा बालामुरली, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मूवी का नाम है ना, यहाँ पर भी सुरराई पोट्रू जो है मूवी का नाम है। तो सुरराई पोट्रू और उसकी हीरोइन थी अपर्णा बालामुरली, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अगला बात करें साथियों बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म यही है सुरराई पोट्रू है ना, तमिल फिल्म है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, एकदम इसे याद रखिएगा। बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार सुरराई पोट्रू तमिल फिल्म को दिया गया है ना। मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट अवार्ड जो है साथियों मध्य प्रदेश को मिला है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड मतलब सबसे ज्यादा फिल्मों के लिए सबसे बेहतर जो क्षेत्र घोषित किया गया, सबसे बेहतर राज्य, वो आपका है मध्य प्रदेश को मिला है। इसके अलावा यूपी और उत्तराखंड को भी संयुक्त रूप से स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है। भारतीय सिनेमा की पहली एक्ट्रेस देविका रानी पर आधारित किशोर देसाई की किताब द लॉन्गेस्ट किस है ना, द लॉन्गेस्ट किस जो है को बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड मिला है ना। द लॉन्गेस्ट किस मतलब एक बहुत लंबा चुंबन है ना, ये इन्होंने किताब लिखा है और इसे बेस्ट बुक ऑफ ऑन सिनेमा का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को। आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सब भारत का काफी पुराना पुरस्कार है। देश में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत सन 1954 में हुई थी, सन 1954 में हुई थी। इस प्रथम फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रथम स्वर्ण पदक मराठी फिल्म श्यामची आई को मिला था और सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का स्वर्ण पदक महाबलीपुरम को दिया गया था। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों को साकार करने के लिए सन 1953 में प्रदर्शित फिल्मों को मूल्यांकन करते हुए सन 1954 में वर्ष 1953 की सर्वोत्तम फिल्मों को पुरस्कार दिए गए थे, है ना। 1954 से पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। अगला है साथियों आईसीसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आपको पता है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 जो खेला जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है और इस बार कुछ पुरस्कारों की जो है घोषणा कर दी गई है कि जो विजेता टीम होगा उसे कितना पुरस्कार मिलेगा। तो T20 वर्ल्ड कप 2022 को शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन रह गए हैं। इस मेगा इवेंट के आगाज से पहले आईसीसी ने टूर्नामेंट की प्राइज मनी को ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला आगामी T20 वर्ल्ड कप जो है साथियों इसके लिए कुल $5.6 मिलियन की इनाम राशि रखी गई है। भारतीय करेंसी के हिसाब से यह राशि लगभग 45.67 करोड़ रुपए की है। इसमें विजेता को सबसे अधिक $1.6 मिलियन यानी लगभग 13 करोड़ रुपए मिलेंगे और वहीं फाइनल में हारने वाली टीम को 6.5 करोड़ मिलेगा, मतलब 6.5 करोड़ मिलेगा। जो विजेता टीम होगी उसे 13 करोड़ और जो उप विजेता होगी उसे 6.5 करोड़ मिलेगा, जस्ट उसका आधा, है ना। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर का सेशन और कल की सेशन को रिवाइज करते हुए आज की सेशन को हम लोग विराम देंगे, है ना। तो कल के सेशन में साथियों हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या दिया गया था? उसका नाम दिया गया था साइन लर्न। ऑप्शन नंबर ये जो था करेक्ट आंसर था साइन लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। और हेमकोश जो था असमिया भाषा का शब्दकोश था जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री को भेंट किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा पोर्टेबल लॉन्चर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल लॉन्च किया गया, है ना? चांदीपुर में इसका परीक्षण हुआ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डीआरडीओ, है ना, सॉरी डीआरडीओ। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये सही आंसर हो जाएगा। तो पोर्टेबल लॉन्चर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है डीआरडीओ ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन था साथियों हेलिना मिसाइल जो था एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था जिसका हाल ही में परीक्षण डीआरडीओ ने। VLVRSM मिसाइल सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल था जिसका भी परीक्षण डीआरडीओ ने। पृथ्वी 2 मिसाइल जो लगभग 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है ना, मध्यम दूरी की कह सकते हैं कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है पृथ्वी 2, ये आप लोग याद रखिएगा, इसका भी परीक्षण हुआ। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम कब और किसने लॉन्च किया? तो 1980 में लॉन्च हुआ हमारे APJ अब्दुल कलाम और इसके तहत पटना मिसाइलों को 2008 में बना लिया गया। पटना मतलब P मतलब हो गया था पृथ्वी, A का मतलब अग्नि, T का मतलब त्रिशूल, है ना,
एन का मतलब नाग और ए का मतलब फिर से आकाश, आकाश मिसाइल। इस प्रकार से 5 मिसाइलों को बनाई गई। हाल ही में कितने नंबर की भगत सिंह की जयंती मनाई गई? तो 115वीं जयंती मनाई गई। और हम भगत सिंह के बारे में बताए आज और कल बताए थे, और कल ही आपका बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। देखिए यहाँ पर हम बताए थे आप लोगों को, ये 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा इनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, है ना। यही क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था बीपीएससी में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया इन्होंने। भगत सिंह को जब फांसी दी गई तब उनकी उम्र थी 23 वर्ष। और भगत सिंह के गुरु थे आपके कौन? इनके गुरु थे साथियों करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। भगत सिंह किस संगठन के सदस्य थे? तो आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे, जिसका गठन किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। जोसेफ मेजनी के युवा इटली आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने मार्च 1926 में भारतीय समाजवादी युवा संगठन जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। तो नौजवान भारत सभा कई बार पूछा गया है किनके द्वारा बनाया गया? 1926 में भगत सिंह के द्वारा। और आत्मकथा दी डोर टू डेथ, मौत के दरवाजे पर, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का आदर्श, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार, ये सभी रचनाएं भगत सिंह के द्वारा ही की गई है। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरे के कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, ये भी कथन भगत सिंह का ही है। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। हाल ही में कौन महिला ब्रदर्स ऑफ इटली राजनीति दल से जुड़ी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास बनाया है? तो नाम क्या था उनका? नाम था जियोर्जिया मेलोनी, जियोर्जिया मेलोनी याद रखिएगा। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर बनाए गए हैं। और द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति बने हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में उल्लेखित है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट में कौन सा उम्मीदवार था विपक्षी गठबंधन में? तो यशवंत सिन्हा था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना, बहुत इजी क्वेश्चन। चर्चा में रहा ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है साथियों? नशीली दवाओं को तस्करी को रोकने के लिए सीबीआई ने इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से इस अभियान ऑपरेशन गरुड़ को चलाया। तो ऑपरेशन गरुड़ आप लोग देख लिया। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लाने के लिए, ऑपरेशन गंगा ये भी मैंने कल ही बताया और कल ही आपका बीपीएससी में भी पूछ लिया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन संकल्प साथियों खाड़ी देशों में हमारी जो जहाज है उसकी सुरक्षा करने के लिए इसे चलाया गया है। ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया था। नारकोटिक्स कह सकते हैं, जो नशीली दवा है उसकी तस्करी रोकना। और ऑपरेशन गियर बॉक्स साथियों ये भी आपका भारतीय राजस्व खुफिया एजेंसी के द्वारा जो आपका नशीली पदार्थों की तस्करी हो रहा था गियर बॉक्स में डाल करके उसे रोकने के लिए। और अगला है हाल ही में किस देश में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का आयोजन हुआ? तो साथियों इसका आयोजन हुआ संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में हुआ। संघाई सहयोग संगठन की 2022 की बैठक जो हुई समरकंद उज्बेकिस्तान, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। और ये भी याद रखिएगा कि 2023 की बैठक जो होगी भारत में होगी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नाटो की बैठक 2022 जो हुई साथियों ये आपका स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुई। और नार्डिक देशों के साथ दूसरी बैठक जो हुआ वो कोपेनहेगन में हुआ है, डेनमार्क की राजधानी। और G7 की बैठक जो हुआ साथियों, G7 की बैठक जर्मनी में हुआ है। और रशीद रोवर जो है चंद्रमा से संबंधित है, और ये आपका किसका है? यूएई का रोवर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में टाटा के द्वारा कदमा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है? जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क जो है केबू लामजाऊ है, लोकटक झील में मणिपुर में मिल जाएगा। जुबली पार्क जो है ये भी मिल जाएगा कहां पर? जमशेदपुर में। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क मिल जाएगा कहां पर? जबलपुर में, मध्य प्रदेश। और भारत का पहला OECM पार्क घोषित हुआ है अरावली जैव विविधता पार्क। टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन है, और टाटा ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ में खरीदा, फिर से वापस अधिग्रहण कर लिया। असम वैभव सम्मान रतन टाटा को दिया गया है। अगला है हाल ही में किस कानून के तहत आतंकी फंडिंग और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल प्रतिबंध किया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA 1967 जो कानून है साथियों, इसके तहत इसको ये किया गया है, बैन किया गया है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन था साथियों, हाँ अगला क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य में
रानीपुर वन जीव अभयारण्य में पहले बाघ अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में मिल जाएगा रानीपुर वन जीव अभयारण्य, और यहाँ पर नया बाघ अभयारण्य बनाने का उत्तर प्रदेश ने घोषणा किया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा टाइगर रिजर्व जो था ये अरुणाचल प्रदेश में, ओरंग टाइगर रिजर्व मिल जाता असम में जिसका नाम पहले था राजीव गांधी, और वाल्मीकि मिल जाएगा बिहार में, अचन कमार छत्तीसगढ़ में, बांदीपुर कर्नाटक में, बिलगिरी रंगनाथ कर्नाटक में, परम्बिकुलम केरल में, और तड़ोबा अंधेरी मिल जाएगा महाराष्ट्र में, नवेगा नागजीरा महाराष्ट्र में, और दंपा मिजोरम में, और बक्सा मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में, और अमराबाद तेलंगाना में साथियों, और कलाकड़ मुंडनथुराई मिल जाएगा तमिलनाडु में, है ना। और अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में पर्यटन मंत्रालय 30 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर, याद रखिएगा किसने, पर्यटन मंत्रालय ने, कब, 30 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 के दौरान मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में पर्यटन पर्व का आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट सेशन। उम्मीद करते हैं रिकॉर्डिंग के ही माध्यम से लेकिन सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने प्रयास भी किया सेशन को लेने का। तो फिर हम लोग मिलते हैं नए सेशन के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। नवरात्रि का अवसर है, नवरात्रि में कुछ ऐसा काम मत कीजिए जैसे आपकी भावना के साथ साथ आपकी घर वाले और भी आपके साथी दोस्तों, आपकी टीचर का भी बदनामी हो, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। अपनी ख्याल रखते हुए बेहतर काम करना है, और वैसे भी शुभ मुहूर्त होते हैं वो शुभ काम के लिए होते हैं, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा शुभ काम जो है वो पढ़ाई है, और पढ़ाई से बड़ा कोई शुभ काम होता नहीं है। बस ये आप लोग करते रहें और नवरात्रि का भी एंजॉय करते रहें। ठीक है साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।